तो दोस्तों, हमारे चैनल यूसीवी यानी कि उसामा सेंटर वॉइस में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अचानक आमिर की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बातों को गौर से सुनो और अपनी आंखें बंद करके खामोशी से सो जाओ। और अगर तुमने अपनी सोच ना बदली और आंखें खोलीं तो फौरन जलकर भस्म हो जाओगी। तो आइए सुनते हैं दिल पर लर्जा तारी करने वाली एक होलनाक और वहशतनाक कहानी। एक इदारे में मुलाजमत के बायस मुझे नगर नगर और शहर शहर घूमने का मौका मिला, और अब मेरा ट्रांसफ़र लाहौर जैसे बड़े शहर में हो चुका था। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। लाहौर की कुछ सैर की और बहुत सारी बाकी रह गई। लाहौर के किस्से भी बहुत मशहूर हैं और खाने भी, लेकिन जो मज़ा रोरी से अवामी एक्सप्रेस में बैठकर सफ़र करते हुए आया वो किसी और मौके पर ना आया। रोरी से अवामी एक्सप्रेस में बैठा बड़ी मुश्किल से लाहौर की सीट मिली, जबकि बर्थ निदार्द, जिसकी वजह से सारी रात का सफ़र हमें बैठकर ही पूरा करना पड़ा। ट्रेन का डब्बा खचाखच मुसाफिरों से भरा पड़ा था। रोहरी से सादकाबाद तक मगरिब हो चुकी थी और हस्बे मामूल ट्रेन हमेशा की तरह ख़राब लाइट के साथ ही चल रही थी। लेकिन शुक्र है कि इस दिन मौसम अबरआलूद था और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। हमारे सामने वाली सीट पर एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था और काफ़ी पुरस्रार दिखाई दे रहा था। खामोश खामोश और संजीदा। चूंकि सफ़र तवील था और बर्थ भी नहीं मिली, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर सामने बैठे मुसाफिर से गपशप ही मार ली जाए। माफ़ करना, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उस शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी जी इजाज़त है। सबसे पहले मैंने इससे अपना तारुफ करवाया और फिर इसने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम परवेज़ है और मैं एक नजूमी हूँ। जिस तरह आप सरकारी मुलाजमत करके अपना पेट पालते हो, इस तरह लोगों के हाथ देखकर मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ। कभी कभी मेरी पेशन गोई गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैं तो बस समुंदर से परिंदे की तरह चोंच में कतरा डालकर खुद को नजूमी कहलाता हूँ, सिर्फ इस भूखे पेट की खातिर। इसने अपने शिकम पर हाथ फेरा और खामोश हो गया। इतने में आवाज़ आई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय वाले से 2 कप चाय खरीदी। एक कप मैंने परवेज़ को थमाया और एक कप खुद रखा। परवेज़ ने कहा, शुक्रिया भाई, और इसने चाय की चुस्की ली और किसी गहरी सोच में डूब गया। इसने कहा, उसामा भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? मैं काफ़ी देर मुस्कुराता रहा। मुझे यूं मुस्कुराता देखकर वो हक्का बक्का रह गया। क्या बात है, आपको यकीन नहीं है? मैंने सिगरेट जलाया और 2 कश लगाए और कहा, काश हमारी भी किस्मत होती, इन खाली लकीरों में क्या रखा है। ये सुनकर परवेज सोच में डूब गया। बारिश की वजह से गर्मी का जोर पहले ही टूट चुका था। काफ़ी मुसाफिर बर्थ पर सवार सो रहे थे और जिन्हें बर्थ नहीं मिली वो हमारी तरह जाग रहे थे। रात काफ़ी तारीक थी। ट्रेन शायद किसी जंगल में से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। जंगल काफ़ी घना था और कुछ गीदड़ भी नजर आए जो अपनी मखसूस आवाज़ में चिल्ला रहे थे। मेरे हाथों की लकीरें देखकर वो सोच में डूब गया और तवील वक्फे के बाद बोला, तुम्हें बचपन से लेकर जवानी तक की बातें बताता हूँ, फिर तो यकीन कर लोगे ना। नाजरीन कराम, वो बोलता गया और मैं सुनता गया। गुजरे ज़माने के सारे वाक़यात इसकी ज़ुबानी सुनकर मैं दंग रह गया। घंटा भर मैं सोचता रहा, इसे कैसे मेरी कथा का पता चला। मुझे हैरान परेशान देखकर वो बोला, मिस्टर उसामा, नजूमी नजूमी होता है और मुस्तकबिल से डर लगता है। और मेरी गुजारिश पर इसने खामोशी इख्तियार कर ली। आधी रात का वक्त था। चाय वाला बार बार चक्कर लगा रहा था। मैंने इससे दोबारा चाय खरीदी। 1 कप परवेज को दिया और 1 कप खुद नोश फरमाया। यार, रोले। आखिरकार मेरे हालात कब दुरुस्त होंगे? मेरे सवाल पर परवेज मुस्कुराया। खुद ही मना करते हो और खुद ही मुस्तकबिल के बारे में पूछते हो। मैं अपनी गलती पर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। सॉरी भाई, दरअसल काफ़ी बोरियत हो गई है। चलो ना किसी और मौजू पर बात करते हैं। टिकट चेकर आया। इसने टिकट चेक करवाया। इसके जाने के बाद एक तावील खामोशी छा गई। रात का शायद पिछला पहर था। बैठे बैठे मुझे ऊँघ आ गई। हवा के एक ताज़ा झोंके से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि डब्बे में घुप अंधेरा था। मैं उठा और बाथरूम चला गया।
हाथ मुंह धोया। यूं ही मैंने सर उठाया, सामने लटके आईने पर एक भयानक चेहरे का अक्स नजर आया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। शायद वो बाहर ही खड़ा था। अक्स अभी तक नजर आ रहा था। मेरे जिस्म में शदीद डर की लहर दौड़ गई। शायद मैं अपना वहम समझ रहा था, लेकिन मैं यूं ही बाहर निकला और रोना मुसाफिर अंदर दाखिल हो गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डरा सहमा अपनी सीट की तरफ आने लगा। अरे ये सारे मुसाफिर एक ही वक्त कैसे जाग गए? वो सारे के सारे मुसाफिर मुझे खूंखार नज़रों से ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ ही लम्हे में वो मुझे कच्चा चबा जाए। सभी मुसाफिरों की आंखों की पुतली सफ़ेद हो चुकी थी। ऊपर बर्थ पर लेटे बच्चे और बूढ़े, मतलब सभी मुसाफिर अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इनके नाखून भी भर चुके थे और दांत वैम्पायर की तरह नुकीले हो गए थे। वो सारे के सारे किसी भेड़िए की तरह घुर्रा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी परवेज नजूमी को जगाना चाहा। यूं ही इसके कंधे पर हाथ रखा, वो फौरन मेरी तरफ लपका। ओ मेरे खुदाया, वो भी अपना रूप बदल चुका था। सारे का सारा डब्बा भूत ज़दा हो चुका था। वो सारे मुसाफिर जो थोड़ी देर पहले मेरी तरह इंसान थे, न जाने कैसे अब वो वैम्पायर बन चुके थे। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। अरे ये क्या, दरवाज़ा तो बंद था। मैं शदीद ताकत लगा रहा था इसे खोलने की, मगर हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा ना खुल रहा था। जूं जूं वो मेरे करीब आ रहे थे, तू तू मेरा डर और खौफ बढ़ता जा रहा था। मैंने मुतअद्दिद बार ट्रेन की जंजीर भी खींची, लेकिन ट्रेन बदस्तूर तेज़ रफ्तारी के साथ चलती रही। या इलाही, मैं किधर फंस गया? मैंने सैकड़ों ड्रोनी कहानियाँ पढ़ी और लिखी थीं, लेकिन ऐसा सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे, इससे पहले कि वो मुझे दबोच लेते। ट्रेन का दाखिली दरवाज़ा खुल गया और चलती ट्रेन से मैंने बाहर छलांग लगा दी। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। कितना खौफनाक ख्वाब देखा था। सारे मुसाफिर सो रहे थे और सामने परवेज भी सो रहा था। मैंने सिगरेट निकाली और किसी गहरी सोच में सिगरेट के कश लगाता गया। कैसा अजीब ख्वाब था, मैंने कहा। परवेज ने जवाब दिया, लगता है आपको नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, हाँ शायद। एक सिगरेट ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू। मुझे टेंशन में देखकर परवेज बोला, मुझे अंदाज़ा है आपकी परेशानियों का, मगर इसका हल सिगरेट तो नहीं। मैंने इसके टोकने पर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब खुशी से वो मुस्कुरा दिया। मिस्टर उसामा, आप इस अदबी दुनिया में कैसे आए? मेरा मतलब है, अपनी सख्त बिजी लाइफ में अदब के लिए आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मैंने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया, जिस तरह सियासतदान आवाम से दूर से ही मगर इलेक्शन में आवाम के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मैं भी ठीक इसी तरह अदब के लिए वक्त निकाल लेता हूँ। मेरा ख्वाब सुनकर वो खूब हंसा। अरे हाँ, इलेक्शन से याद आया, अगले माह इलेक्शन है, आप वोट किसको देंगे? सियासी सवाल से मैं इज्तनाब करते हुए सो टाल कर कहा, जिस दिन अवाम का लीडर अवामी एक्सप्रेस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे होंगे, वो भी सफ़र करेगा। इस दिन मेरा वोट अपने लीडर को होगा। वो हंसते हुए बोला, और वो दिन कभी नहीं आएगा। और हम खूब हंसने लगे। यार, इस मुल्क में हमारे जैसे अदीबों की कोई जगह नहीं। देखो मेरी कितनी कहानियाँ शाया हो चुकी हैं, मगर मार्केट में मेरी कोई जगह ही नहीं और ना ही मेरी कोई किताब आ सकी। एक तरफ हुकूमत अदब दोस्त के नारे लगा रही है और दूसरी तरफ हमारे जैसे गरीब अदीब इस तरह नज़रअंदाज, समझ से बालातर है। वो बोला, देखो दोस्त, अदब बराए इस्लाह होना चाहिए, अदब बराए फ़रोख्त नहीं होना चाहिए। और आप तो ड्रोने अदब में काम कर रहे हैं, मतलब कि हॉरर अदब में, जो अदब की मुश्किल तरीन किस्म है। मैं हुकूमत से इल्तिजा करूँगा कि आप जैसे गरीब अदीबों की हौसला अफजाई करे और इन्हें भी बराबर का मौका फराहम करे, जैसा कि दूसरे अदीबों को दिया जाता है। परवेज़ भाई, एक ज़ाती सवाल पूछूं? आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। परवेज़ काफ़ी संजीदा हो गया। तो सुनो, मैं माहिर नजूम के साथ आमिल भी था। गो कि अब वो पेशा नहीं रहा, लेकिन ज़िंदगी के कुछ तल्ख तजुर्बे अब भी याद हैं। इनमें से कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से ठीक 8 साल पहले मैं लाहौर में अमलियात करता था। मेरे आस्ताने पर अच्छा खासा रश लगा रहता था, जिसमें अक्सर ख़वातीन की होती थी। मैंने तो बस कोशिश करता था
اور لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے اور کن القاب سے پکارتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شام کرولا کار میرے آستانے کے سامنے آ کر رکی، اور اس میں سے صرف ایک ادھیر عمر کی عورت اور ایک جوان سالہ لڑکی اتری۔ عورت روایتی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، جبکہ لڑکی نے خاصا تنگ پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں میرے پاس آئیں۔ بابا جی، یہ میری بیٹی زینت ہے، ہمارے کئی کارخانے ہیں، میں اسے یہاں خاص کام کے لیے لائی ہوں، مجھے اس کے لیے تعویذ چاہیے۔ میرے استفسار پر وہ بولی، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ ولایت سے پڑھ کر یہاں آئی ہے، اس وجہ سے ہمارے کلچر اور رہن سہن کو اپنانے میں یہ دقت محسوس کر رہی ہے۔ میرے استفسار پر وہ بولی کہ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، یہ ولایت سے پڑھ کر آئی ہے، اس وجہ سے ہمارے کلچر اور رہن سہن کو اپنانے میں یہ دقت محسوس کر رہی ہے۔ حالانکہ اس کے ابا تو نہایت ہی حلیم طبیعت کے اور شریف النفس انسان ہیں، مگر یہ اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ موج مستی کرتی ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خاص طور پر وہ ملازمین کے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتی۔ بابا جی، لوگوں کی بد دعاؤں نے کام کر دکھایا اور میری بیٹی گمسم رہنے لگی، نہ کھانے کا ہوش اور نہ پہننے کا، ہر وقت سوچوں میں گم۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے نفسیاتی یا کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے، کیونکہ رپورٹس تو ساری کلیئر ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پھر بولا، سچ پوچھو تو لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر میرے تو ہوش ہی کھو گئے۔ ایسی حسین لڑکی کو اپنے آستانے پر پا کر میری تو نیت ہی بدل گئی۔ دیکھو محترمہ، آپ کی لڑکی پر واقعی کسی عفریت کا سایہ ہے، اسی لیے آج رات سے ہی اس کا علاج شروع کرنا پڑے گا، اور یہاں چونکہ سخت چلا کرنا پڑے گا، اسی لیے کثیر رقم کی ضرورت پڑے گی، اور 7 دن مسلسل آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اور وہ بھی رات کو۔ وہ کیا ہے نا کہ خاص عمل ہم رات کو ہی شروع کرتے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 7 دنوں کے بعد آپ کی لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس صورت نے پرس میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مجھے تھما دی۔ آپ پیسوں کی پرواہ نہ کیجیے، پر جلد سے جلد میری بیٹی ٹھیک ہونی چاہیے۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر میرا ایک چیلا بولا، کیا بات ہے استاد جی، آج تو کچھ زیادہ ہی تیار ہو رہے ہیں۔ اس کے طنزیہ سوال پر میں زیر لب مسکرایا۔ ارے میاں چیلے حسن، جب مہربان ہوتا ہے تو ہمارے جیسے عملوں کی بھی عید ہو جاتی ہے۔ خیر، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، اس عورت اور لڑکی کو اندر بلاؤ، میں اپنا کمرہ خاص میں موجود ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مالدار عورت اور اس کی خوبصورت لڑکی میرے چیلے کے ساتھ کمرے میں دونوں آ گئیں۔ دیکھو محترمہ، کافی مشکل ہے، آپ باہر انتظار کریں، میں آپ کی لڑکی کا آسیب نکالتا ہوں۔ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں وہ حسن کی پیکر موجود تھی۔ میں نے اسے پلنگ پر بیٹھنے کو کہا اور میں بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کے دیدار میں مصروف تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میرے سوال پر وہ چونکی۔ عامل صاحب، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرے ممی پاپا کو مسئلہ ضرور ہے۔ میں ایک امیر زادے سے پیار کرتی ہوں، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا سیاستدان کا بیٹا ہے، اور میرے ممی پاپا کو لگتا ہے کہ کرپشن کی حرام کی کمائی سے میری دنیا و آخرت غارت ہو جائے گی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اسے صرف نفسیاتی مسئلہ ہے، مگر میں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے بتایا کہ آپ پر کسی آسیب کا سایہ ہے، اسی لیے مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسے پڑھے لکھے ماڈرن لوگ بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ خیر، میں نے عمل کرنے میں کچھ دیر نہ لگائی۔ لڑکی، اپنی آنکھیں بند کر کے بستر پر سو جاؤ، میں کچھ کروں تو تم نے آنکھیں نہیں کھولنا۔ خبردار، اگر تم نے بھولے سے بھی اپنی آنکھیں کھولی تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گی۔ اور وہ پلنگ پر لیٹ گئی۔ پرویز خاموش ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ٹرین کی ٹھک ٹھک کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سگریٹ جلایا اور ایک گہرا کش مارا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ 5 دن میں نے اپنا شیطانی کھیل کھیلا، اور 6 دن پولیس نے آ کر مجھے دھر لیا۔ چونکہ وہ بااثر لوگ تھے، اس لیے لمبے عرصے کے لیے مجھے جیل ہو گئی۔ اوہ، تو پھر آپ جیل یاترا بھی کر کے آئے ہو؟ اس نے میرا جملہ جیسے سنا ہی نہیں۔ میں نے جیل میں سب گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ٹرین کے رکتے ہی اس نے مجھ سے اجازت مانگی۔ اس کا اسٹیشن آ گیا۔ وہ کسی اجتماع میں شرکت کرنے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی شخصیت کا سحر مجھ پر طاری رہا۔ کیسا عجیب و پر اسرار مسافر تھا۔ ٹرین چل پڑی، اور آخر کار صبح ہوتے ہی
ہماری ٹرین لاہور کے اسٹیشن پر جلوہ افروز ہوئی اور میں بھی اتر کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس عجیب و غریب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس جیسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔